गुड मॉर्निंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, तो डिस्कशन कर लेते हैं पहले लिक्विड सॉल्यूशन का और उसके बाद वी विल स्टार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। वेरी गुड। शिवकांत का होमवर्क हो गया जी, बहुत बढ़िया, शानदार, धमाकेदार। और इस तरह से कौन एंट्री लेने वाला है बताओ? जिसका होमवर्क कंप्लीट हो गया मतलब उसकी धमाकेदार एंट्री, जैसे शाहरुख खान की होती, शाहरुख खान की मूवीज में नहीं। चंदन का कह रहा है कि सारे क्वेश्चन हो गए एक्सेप्ट ओनली वन। फोड़ू। उदय का कहना है सर मेरा भी होमवर्क बिल्कुल तैयार है। डंकी देखकर आए? नहीं देखी भाई भैया अभी तक मैंने मूवी, तो कैसी है पता नहीं, खैर तुमसे नहीं पूछूंगा। कोई इधर उधर की बातें नहीं, काम की बात करो। अनीश कह रहा सर एक डाउट आया। पीयूष कह रहा ऑल डन। एमडी का कहना है सर एक को छोड़ के बाकी सारे बन गए। सुक्रोज कैसे टूटेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में? सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, शिवकांत काइनेटिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर वाले। लेकिन यहां देखना पड़ेगा, सुक्रोज ऐसे नहीं टूटता, हाइड्रोलाइसिस होता है। तो नॉर्मली सुक्रोज है तो कोई डिसोसिएशन नहीं होगा। चलो डाउट्स बोलो। 45 से लेके 75 दिए थे मैंने। 55 तक किसी को कोई डाउट? 55 तक किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 51 में सुक्रोज का, बिल्कुल सुक्रोज का वांट ऑफ फैक्टर 1 ही है, वो आयोनाइज नहीं होता है। पोटेशियम फेरी साइनाइड, एक होता है पोटेशियम फेरो और एक होता है पोटेशियम फेरी। पोटेशियम फेरो में Fe+2 में होता है, फेरी में +3 में होता है। तो यहां पर ये K3FeCN6 यानी 4 पार्ट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 ये 3 पार्ट। तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर किसका होगा? जिसका रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर सबसे कम होगी। रिलेटिव लॉवरिंग किसकी सबसे कम होगी? जिसकी कंसंट्रेशन इनटू वांट ऑफ फैक्टर कम होगा। तो सबसे कम कंसंट्रेशन इनटू वांट ऑफ फैक्टर किसका है? सुक्रोज का। तो सुक्रोज की लॉवरिंग कम, तो सुक्रोज का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा। समझ में आ गई बात? 51 का आंसर आगरा। देखो क्या पूछा जा रहा है उस पर बहुत डिपेंड करता है। यहां पर मैं स्पेशली आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर, ये जो 51 टाइप के क्वेश्चंस है, देखो रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, ऑस्मोटिक प्रेशर, इवन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी, ये सब मोल्स बढ़ने पर, मोललिटी बढ़ने पर, वांट ऑफ फैक्टर बढ़ने पर ये सब बढ़ते हैं, राइट। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट जो है,
ये मोललिटी इंटू वांट ऑफ फैक्टर के बढ़ने पर कम होते हैं, यानी इन सब का ट्रेंड एक जैसा होगा, लेकिन इन दोनों का ट्रेंड अलग होगा, क्योंकि रिलेटिव लोवरिंग ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम है, डेल्टा टीएफ ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। समझ में आ गई बात ये अच्छी तरह से? आर्या बेटा इश्यूज क्या है आंसर वाइज लिखो, ऐसा जनरलाइज मत करो, तुम्हें पता है तो आंसर लिखो, नहीं तो मत लिखो। क्वेश्चन नंबर लिखो, तुम्हारा आंसर लिखो, पीछे आंसर क्या आ रहा है वो लिखो। फोर्टी नाइन नहीं बता रहा हूं, 49 नहीं बता रहा हूं, बस इतना ध्यान रखना, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं इसमें स्क्वायर ब्रैकेट वाला नहीं टूटता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होते हैं वो आयंस में नहीं टूटते हैं। तो बॉम्बे ऑप्शन का एन कितना हो जाएगा 4, कैलकाटा ऑप्शन में एन कितना हो जाएगा 2, दिल्ली ऑप्शन का भी एन कितना होगा 2। समझ में आ गई प्रियांशु बात? अब 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा वाला फॉर्मूला लगा दो, 56। क्वेश्चन नंबर 56 में 2m एसिटिक एसिड इन बेंजीन, और ये 100% डाइमर में कन्वर्ट हो रहा है, तो मोलरिटी 2 से 1 रह जाएगी, मोलरिटी आधी हो जाएगी। और 0.5 m KCl ये 100% आयोनाइज हो रहा है, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर डबल हो जाएगा, तो इसकी भी मोलरिटी फाइनली 1 हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे के साथ आइसोटोनिक हो जाएंगे। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 56 आइसोटोनिक, क्योंकि एक डाइमराइज हो रहा है तो 2a कन्वर्टिंग इनटू A2, तो 2m से कितना बन जाएगा 1m बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 इन सब में मोलरिटी इंटू वांट ऑफ फैक्टर करो बेटा, मोलरिटी इंटू वांट ऑफ फैक्टर, जिसका मोलरिटी इंटू वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा, जिसका डेल्टा टीएफ ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो जिसका डेल्टा टीएफ ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 0.2, डेल्टा टीएफ 0.2, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलरिटी इक्वल्स टू मोललिटी इंटू 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा, तो ये 2, तो 20 डिवाइडेड बाय 18, 1 प्लस अल्फा, तो यहां से आपको अल्फा की वैल्यू पता चल गई, कितना हो जाएगा ये 10/9, और ये आया तो 1/9, और अल्फा आ गया, तो अब आप इससे के भी निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात? लास्ट क्लास में मैंने कहा था आयनिक इक्विलिब्रियम पिक्चर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वही आपको m इंटू वांट ऑफ फैक्टर करना होगा। m की वैल्यू सब में सेम है 0.1, तो ए ऑप्शन में वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया 0.5, बी ऑप्शन में वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया 3, सी ऑप्शन में भी वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया 3, अब आता थी 4। यहां क्या होगा, क्या इसका वांट ऑफ फैक्टर या इसके केस में जो एक्चुअल मोललिटी होगी वो बाकी सबसे ज्यादा होगी।
यहां डी ऑप्शन में हम क्या कर रहे हैं, ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ बी एंड सी। इक्वल वॉल्यूम मतलब BaCl2 को किसके साथ मिक्स कर रहे हैं हम, Na2SO4। क्या बनेगा, BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl। और आपको पता है ये BaSO4 का क्या बन जाएगा, PPT। BaSO4 का PPT बनेगा, ये अब सॉल्यूशन में नहीं रहेगा। अब इक्वल वॉल्यूम मान लो, इसका भी 1 लीटर, इसका भी 1 लीटर, तो इसके 0.1 मोल्स, इसके भी 0.1 मोल। आफ्टर द रिएक्शन इसके 0.2 मोल्स बनेंगे, लेकिन मोलरिटी निकालनी है तो अब 2 लीटर से डिवाइड होगा, क्योंकि वॉल्यूम 2 लीटर हो गया मिक्सअप करने पर, तो इसकी मोलरिटी भी 0.1 m ही आएगी। इसकी मोलरिटी भी मान लो सबका 100 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 36 सबका एक जैसा मानोगे तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर फाइनली डी ऑप्शन बेसिकली पता क्या कह रहा है, डी ऑप्शन इज 0.1 m NaCl, और 0.1 m NaCl का वांट ऑफ फैक्टर 2 ही होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन जेई एडवांस वाले पूछ चुके हैं। सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, कंपाउंड थोड़े अलग होंगे, बट जेई एडवांस पूछ चुका है इसी तरह का एक क्वेश्चन। हम्म ये शायद या तो इसमें है या आयनिक में है, कहीं तो है। हम्म अभी मिल नहीं रहा है, लेकिन बताऊंगा मैं। सिमिलर क्वेश्चन जेई एडवांस में आ चुका है, यही चीज थी, या तो थर्मोडायनेमिक्स या किसी में होगा वो क्वेश्चन। एक या तो इसी साल आया है, जस्ट इससे पहले आया, 2023 और 2022 दोनों में से किसी एक में आया, और वहां पर भी ये हो रहा था, वो प्रेसिपिटेट बन रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी तो। बोलिए आगे, डाउट्स बोलिए इसमें। 58 का क्या हिंट देना है बेटा, नहीं दे रहा, कोई हिंट नहीं दे रहा। 58 में क्वेश्चन ही अपने आप में हिंट है। और क्वेश्चन नंबर 64 में वांट ऑफ फैक्टर दे रखा है, वांट ऑफ फैक्टर दे रखा है 4, 1 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है, और अल्फा है 0.75। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 3 हो जाएगा, ये पी 4/3, सॉरी 3/4, तो ये 3n-1 3/4, तो n = 5। मतलब जो कॉम्प्लेक्स है वो 5 पार्ट्स में आयोनाइज हो रहा है।
अब आपको देखना है कि यार ये जो इन तीनों का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो 5 पार्ट में कैसे टूटेगा। 5 पार्ट्स में उसको ब्रेक करना है, तो बताना है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है कि कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो एक तो बेरियम आयन है, ये तो लिगेंड होता नहीं है, कोबाल्ट +2 और Cn-। तो 5 पार्ट्स में टूटना चाहिए, इसके लिए कह सकते हो कि 3:2 का रेशियो हो जाएगा, 3:2 का रेशियो हो जाएगा। तो ये बेरियम, ये 2 और यहां पर COCN5 कर देता हूं, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा -3, इस पर चार्ज हो जाएगा +2 और इससे कॉम्प्लेक्स क्या बन जाएगा Ba3COCN5 ये सोचना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करके कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे। तो यहां पर अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना आ गया 5, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना आ गया 5। हाँ जी, और बोलिए। 63 में भी डाउट है। Relative decrease in vapor pressure of an aqueous solution containing 2 moles and 3 moles of H2O is 5। तो यहां पर रिलेटिव डिक्रीज कितना दे रखा है 0.5। 0.5 मतलब relative lowering in vapor pressure is 0.5, which is nothing but mole fraction of solute, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये एक्चुअल मोल्स है उसके, ये एक्चुअल मोल्स है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, पहले पानी के मोल्स तो पता है, तो इसके एक्चुअल मोल्स, ये बेसिकली n इंटू वॉन्ट ऑफ फैक्टर वाली टर्म हो जाएगी, ध्यान रखना। इसको सॉल्व करें तो ये 1/2, तो यहां पर ये हो जाएगा n+3 इक्वल्स टू 2n, तो n इक्वल्स टू आ गया 3, n इक्वल्स टू 3, यानी 2 मोल से 3 मोल मिल रहे हैं उसके। तो अब आप बताओ 2 मोल से अगर 3 मोल मिल रहे हैं तो उसका अल्फा क्या होगा। अगर ये 100% आयोनाइज होता है, जो कॉम्प्लेक्स है अगर वो 100% आयोनाइज होता है तो 2 मोल से 4 मोल बनेंगे, हाँ या ना। CuNH3 होल थ्राइस Cl+1 Cl-1। अगर कॉम्प्लेक्स ये 2 मोल है 100% तो 2 और 2, यानी ये 2 पार्ट में आयोनाइज हो रहा है। तो एक तरह से हमारे पास एक्चुअल में मोल्स कितने आ गए 3 मोल्स। एक्चुअल मोल्स क्या होते हैं, मोल्स आपने जो डाले इनटू वॉन्ट ऑफ फैक्टर, तो 1 + 2 - 1 अल्फा, ये 3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0.5। ये 50% आयोनाइज हो रहा है। अब 50% आयोनाइज हो रहा है तो इसके 2 मोल से Cl आयन कितने मिलेंगे, 1 ही मोल मिलेंगे, 1 ही मोल मिलेगा। और 1 मोल के साथ AgNO3 का भी 1 मोल रिएक्ट करेगा, 1 मोल रिएक्ट करेगा। बेटा सतीश ना तो ऊपर किया ना नीचे किया, मैंने कई मल्टीप्लाई, मैंने एक्चुअल मोल्स निकाले, ये भी तुम ऊपर नीचे भी करके देख लेना, आ जाएगा। रिलेटिव डिक्रीज इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, बात एक ही है। आप लोगों के कमेंट्स दिखना बंद हो गए, रुको 1 मिनट, आ गए। और बोलिए आगे, समझ में आ गया ये। हाँ उससे भी आ जाएगा। देखो मैंने वांट ऑफ फैक्टर नहीं लिखा है, आप में से कोई वांट ऑफ फैक्टर लिख के कर रहा है, कंफ्यूज मत होना। नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू वांट ऑफ फैक्टर,
2 इंटू वांट ऑफ फैक्टर प्लस 3, तो 2 इंटू वांट ऑफ फैक्टर प्लस 3 इक्वल्स टू 4 इंटू वांट ऑफ फैक्टर, तो 3 इक्वल्स टू 2i, वही चीज यहां पर आ गई, 3 इक्वल्स टू 2, 1 प्लस अल्फा, वांट ऑफ फैक्टर लिख दिया 1 प्लस n माइनस 1। ठीक है, अभी बताया योगेश 51, अब कह रहा है सर 51 फिर से बता दो, तुम सामने मिलो मेरे को योगेश, 51 बता दीजिए प्लीज, इतनी देर क्या बताया पहले। नितेश बेटा ऐसे क्वेश्चन है, डू वी हैव टू कंसिडर वांट ऑफ फैक्टर, जो डिसोसिएट हो सकता उसी का सोचोगे, पता होना चाहिए कौन आयोनाइज हो सकता कौन नहीं हो सकता। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज ये आयोनाइज नहीं होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। यूरिया आयनिक कंपाउंड आयोनाइज होते हैं, कुछ वीक एसिड वीक बेस होते हैं जो या तो पूरा आयोनाइज होता है या नहीं होता है। समझ में आई बात। नेक्स्ट, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नॉन आइडियल के सारे क्वेश्चन हो गए। सिक्सटी फाइव, चलो एक बार और बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 65। अगर कोई भी सब्सटेंस डिसोसिएट होता है, जैसे A2 से 2A में जाता है, अब मान लो इसका मोलर मास बात कर रहा हूं, अगर वो 40 है तो ये आयनाइज होगा तो 1 बनेगा और उसका मोलर मास तो 20 है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एवरेज मॉलिक्यूलर मास एक वर्ड यूज हो सकता है। एवरेज मॉलिक्यूलर मास मतलब जो भी सॉल्यूट है सबका एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे जैसे रिएक्शन होती है, अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास कम होता है, नंबर ऑफ मोल्स अगर कम हो रहे हैं तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। आई थिंक आप सबको एक फॉर्मूला पता है, एम एवरेज इक्वल्स टू टोटल मास, जो कि ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज नहीं होता है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अगर तो एम एवरेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल मोल्स। और यहीं से अब मोल्स बढ़ रहे हैं, अगर वांट ऑफ फैक्टर पर डिपेंड करेगा। वांट ऑफ फैक्टर क्या बताता है, किस फैक्टर से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। तो यहां पर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि ये इनिशियल एम है, एम इनिशियल, और इनिशियली आपने ए मोल्स डाले हैं, बट जब रिएक्शन होगी तो अब कुछ कन्वर्जन हो गया यहां पर, तो अब जो एक्चुअल में मोल्स होंगे वो a इंटू आई हो जाएंगे, वांट ऑफ फैक्टर से बढ़ जाएंगे। तो यहां पर अगर मैं इसका रेशियो लेता हूं तो m इनिशियल अपॉन m एवरेज, ध्यान रखना, m इनिशियल अपॉन m एवरेज इक्वल्स टू वांट ऑफ फैक्टर, इक्वल्स टू वांट ऑफ फैक्टर। तो यहां पर डेटा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 65 में, सिल्वर नाइट्रेट, तो एम इनिशियल तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3 का मोलर मास कितना होगा 6208, तो 170। और ऑब्जर्व कितना है 92.64, ये वांट ऑफ फैक्टर आ गया विच इज 1 प्लस अल्फा। अच्छा, आज फिर क्या बोला बट हर्ष, ऐसा ही डाउट पूछने पर क्या किया फिर, मतलब फोन पर तो अब क्या है, बट थोड़ा तो कुछ दिल का गुबार निकला ही होगा नहीं। तुम लोगों ने सुना क्या बोला था सर। डन।
तो नॉन आइडियल वाले सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए। अच्छा, योगेश ने कॉल ही नहीं किया। ओहो। हम्म, चलो जी, चलो, डन। चलो जी, तो नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग डाल रहा हूं मैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेटा कोर्स करवा लूं या कोर्स छोड़ दें अपन? लास्ट चैप्टर मत बोलो सतीश बेटा, फिर मैं लास्ट बोल दूंगा तो तुम सब परेशान हो जाओगे। लास्ट नहीं है, मुझे सरफेस अभी और पढ़ाना है। हाँ, तुम लास्ट बोल अभी के लिए लास्ट है, जेई मेन से पहले। उसके बाद हमें सरफेस और पढ़ना है, ये ध्यान रखना। सरफेस अभी बाकी है नहीं? बिल्कुल। पहले नहीं करवाया बेटा, पहले हमने केवल स्टार्टिंग मोल किया था, कंसंट्रेशन किया था, आइडियल रियल किया था। अच्छा, यश कह रहा है सर सरफेस को भी लास्ट मत बोलो सर, हम तो मिलते रहेंगे। बिल्कुल मिलते रहेंगे। चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक तो नाम से ही समझ में आ रहा है चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, तो डेफिनेटली इस चैप्टर में हम एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करेंगे। एक एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड अब बहुत सारे पॉइंट्स है, वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। तो एज सच सबको पता है कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करूंगा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। देखिए मैं आपको थोड़ी सी, अगर मैं हिस्ट्री ब्रीफ करूं तो आप ये कह सकते हो कि इन दी अर्ली 20th सेंचुरी, समथिंग अराउंड 1806 के आसपास, डाल्टन्स ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें डाल्टन्स ने यह कहा था कि हर एक सब्सटेंस का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो एक एटम होता है, जिसे ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और हर एक सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको आप फर्दर डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एटम। ये अराउंड 1806 1806 लिखा जाता है बुक्स में, तब की बात है। वैसे ऐसा नहीं कि जैसे डाल्टन्स ने कहा उस टाइम पर कोई व्हाट्सएप या गूगल तो था नहीं कि जैसे कहा और दुनिया में सब जगह फैल गया, तो ऐसा नहीं होता था। इवन मैं आपको बता दूं, ये जो बात है ठीक है डाल्टन्स ने कही थी, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट, इवन 100 साल भी लग गए लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था। आपको मैं बताऊं, अराउंड 1905 में 1905 में बोल्ट्जमैन, नाम सुना हुआ आप लोगों ने, उस बोल्ट्जमैन ने पता सुसाइड किया था। और सुसाइड क्यों किया था बोल्ट्जमैन ने? बोल्ट्जमैन ने भी पता यही चीज कही थी जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहती है। बोल्ट्जमैन ने भी यही कहा कि जो पानी होता है, तब क्या हो रहा था देखो, अर्ली 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी मतलब 1900 के आसपास से
जो फिजिक्स सॉरी कह सकते हो साइंस में जो चेंजेस हुए हैं वो रिमार्केबल चेंजेस हुए हैं, जो डेवलपमेंट हुए हैं वो जबरदस्त हुए हैं। और वो क्यों हुए थे? वो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी कि स्टीम इंजन्स का, तब ट्रांसपोर्टेशन के लिए शिप्स यूज होती थी और शिप्स में फिर स्टीम इंजन्स यूज होने लगे, तो कैसे स्टीम इंजन्स की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए इस पर अच्छी खासी रिसर्च हुई। तो उस टाइम पर बोल्ट्जमैन ने यह कहा था कि जो पानी होता है, पानी में भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। कह सकते हो सर हाँ तो सही बात है, लेकिन उस टाइम पर लोगों ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। लोगों ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। लोगों ने कहा कि यार इस बोल्ट्जमैन ने तो, कहते हैं ना वाटर जो कि एक कहते हैं ना होली क्रिएशन ऑफ गॉड, मतलब बड़ा होलिस्टिक वे में देखा जाता था, और बोल्ट्जमैन ने उसे छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दिया साहब, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ दिया। तो ये एंटी रिलीजियस टाइप्स माना गया, तो उसके कारण बोल्ट्जमैन ने सुसाइड कर लिया था। तो आप सोचो कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आ गई थी 1806 में, और उसके बाद इवन 1905 में बोल्ट्जमैन ने सुसाइड किया था। तब साइंस अच्छी खासी डेवलप हो चुकी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे, ये वाली बात है। क्योंकि उससे पहले कह सकते हो आप कि 1905 में जब बोल्ट्जमैन ने सुसाइड किया, तो उससे पहले तो इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गया था एक तरह से, इलेक्ट्रॉन, और हमें यह भी पता चल गया था कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी एग्जिस्ट करते हैं, इनके बारे में भी नॉलेज हो गई थी, लेकिन सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ कहा और चलो आज सबने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये नहीं होता था। कुछ लोग एक्सेप्ट करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो आफ्टर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके बहुत सालों के बाद फिर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुए, प्रोटॉन डिस्कवर हुए, और जैसे ही यानी आप कह सकते हो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब डिस्कवर हो गए तो सभी साइंटिस्ट में यूं कह दो एक कंपटीशन सा हो गया कि यार एक एटम के अंदर हमें पता है इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, तो ये एटम के अंदर कैसे अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो हर एक साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सबसे पहले, लिखेंगे नहीं, मैं जस्ट स्टोरी बता रहा हूं, सबसे पहले जो एक एटम का मॉडल दिया गया कि एक एटम कैसा होना चाहिए, तो वो दिया था थॉमसन ने, जिसे हम थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, या थॉमसन वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। वो बड़ा सिंपल सा था, और उसमें सिंपली थॉमसन ने ये कहा था कि अच्छा एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड फॉर्म में रहते हैं। जैसे होता है ना वाटरमेलन, तरबूज जिसे कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज तो वो रेड वाला पार्ट हो गया, और जो उसके सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन हो गए, और इससे वो जो पूरा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन बहुत जल्दी रदरफोर्ड के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिसके बाद ये पता चला कि नहीं यार ये तरीका तो सही नहीं है। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना भी मास होता है, वो उस छोटे से न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो आफ्टर थॉमसन एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड का मॉडल आया, जिसमें यह कहा गया कि हर एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। यानी एटम का जो मास होता है वो मेनली न्यूक्लियस में ही होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये रदरफोर्ड ने कहा, बट रदरफोर्ड का जो मॉडल था बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं था। उसने सोलर सिस्टम को कॉपी किया, तो बहुत सारे जो ऐसे पॉइंट्स थे, स्पेक्ट्रम क्यों ऑब्टेन होता है, उनके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ भी कमेंट नहीं किया। और उसके बाद यानी जो पहला अच्छा मॉडल जो प्रेजेंट किया गया था वो था बोहर मॉडल। बोहर मॉडल जिस पर मेन मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, और वो हम अच्छा खासा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन बोहर मॉडल जो था, बोहर ने कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए। बोहर की थ्योरी जो थी ना वो जबरदस्त थी सब। बोहर ने क्या किया, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल जो था, रदरफोर्ड का जो मॉडल था, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो थी, उन दोनों को मिक्स करके अपना एक नया मॉडल प्रेजेंट किया।
और दो उसमें भी कुछ इश्यूज थे, ड्रॉबैक्स थे, लेटर ऑन हम उनको भी रिजेक्ट कर देते गए। लेकिन फिर भी आप कह सकते हो आज भी जो बोहर मॉडल था, जो अराउंड 1915 के आसपास प्रेजेंट किया गया था, वो एक अच्छा मॉडल है। बहुत सारी चीजें हमें उससे समझ में आती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, क्योंकि बोहर मॉडल ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी और रदरफोर्ड मॉडल को यूज किया। रदरफोर्ड मॉडल बड़ा सिंपल सा है, उसमें कुछ नया नहीं है कि यहाँ एक एटम होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो दैट्स इट। वो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। इस चैप्टर के लिए मैं आप सबको बता दूं, एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी है। कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि एनसीईआरटी से होता है, तो वो आपको पढ़ना है। तो अब बात करते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। अगेन देखिए, जो लाइट होती ना, लाइट के लिए माना जाता है कि हम लाइट जो है, एक टाइम पर यह था कि लाइट जो है वो एक वेव होती है। लाइट मतलब रेडिएशन भी बोल सकते हो, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और मैक्सवेल की अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी, मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, जिसमें मैक्सवेल ने यह कहा था कि ये जो लाइट है या जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिनको अगर मूव करना है तो किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसी वेव है जिसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। देखो साउंड वेव्स भी होती है, ऐसा नहीं है, स्ट्रिंग वेव्स भी होती है, पानी वाटर वेव्स भी होते हैं, उन सबको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। साउंड तभी ट्रेवल कर पाती है जब मीडियम हो, एयर हो, तभी ट्रेवल करती है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव है जिसके लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ होती है। और मैक्सवेल ने इक्वेशंस के थ्रू पूरा एक्सप्लेन किया, जिसे मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहा जाता है। जबरदस्त कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो। इवन ये कोर्स पढ़ाया भी जाता है आईआईटीज के अंदर, फर्स्ट ईयर में ये कोर्स पढ़ाया जाता है। और फैक्ट बता दूं, आसान नहीं है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया था। ग्रिफिथ की एक बुक आती है जिससे पढ़ाया जाता है, और कुछ समझ में नहीं आया था मुझे कि कैसे उसने क्या किया, कैसे एक्सप्लेन किया। बट एट द एंड उसने कह दिया कि हाँ, सन से अर्थ तक जो लाइट आ रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। इस तरह की कुछ बातें थी जो बिल्कुल सिर के ऊपर से निकलती है, हमें उस पर अभी नहीं जाना है। लेकिन ठीक, अभी मान लिया मैक्सवेल ने जो कहा कि हाँ लाइट एक वेव है, वो हमने मान लिया। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं जिससे प्रूव होता है, क्योंकि जो अब जो लाइट अगर एक वेव है तो हम देखते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस या कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, ये सब लाइट की वेव नेचर को शो करते हैं। रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये वर्ड आई थिंक आपको समझ में आने चाहिए। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो। तो ये लाइट की कौन सी नेचर को शो करते हैं? वेव नेचर को शो करते हैं। तो यहां पर हम एक चीज बोलते हैं कि एक तो होती है वेव नेचर और एक होती है पार्टिकल नेचर। दो नेचर की हम बात करते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। सिंपली हम कहते हैं कि पार्टिकल्स की पार्टिकल नेचर होती है, और जो लाइट होती है उनकी एक वेव नेचर होती है। अब यहां पर लाइट की वेव नेचर से एक मतलब क्या है? वेव नेचर का मतलब यह है कि लेट से कोई बल्ब है या सन है, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, जो कि लाइट एमिट कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है, तो हम कहते हैं कि एनर्जी एक वेव की फॉर्म में आती है। और एक जो वेव होती है, जितनी एनर्जी मुझे चाहिए मैं उसमें से ले सकता हूं। मतलब एक स्ट्रिंग की तरह जितनी चाहिए ले लो, आपकी इच्छा है। कंटिन्यूअस एनर्जी यूं बोला जाता है। एक कंटिन्यूअस एनर्जी है, जितनी एनर्जी चाहिए आप ले सकते हो। मतलब आपको 10 जूल चाहिए तो 10 जूल, 15 जूल चाहिए तो 15 जूल, 15.1 जूल चाहिए तो 15.1, 15.11 चाहिए तो 15, मतलब जितनी भी चाहे एनर्जी हम ले सकते हैं। जैसे होता है ना कि पानी बह रहा है, आपको चाहो जितना पानी आप यूज कर सकते हो, इस तरह से, समथिंग लाइक दैट। तो इससे हम कहते हैं कि ये लाइट की वेव नेचर, यानी अपार्ट फ्रॉम रिफ्लेक्शन भी एक वेव नेचर है, इंटरफ्रेंस भी एक वेव नेचर है, डाइफ्रैक्शन भी एक वेव नेचर है, वो भी वेव नेचर को शो कर रहा है। और ये भी एक तरीका वेव नेचर को समझने का कि जो एनर्जी आ रही उसमें से जितनी चाहे एनर्जी हम ले सकते हैं। अब
एक एक्सपेरिमेंट हुआ उसी टाइम पर। ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी जो आई है, मैं आपको बता दूं, ये अराउंड अर्ली यानी 19th लगभग 1900 के आसपास ही आई थी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट। और ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें क्या देखा गया, ये एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ, वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी। तो ये जो कर्व प्लॉट किया गया दो अलग अलग टेम्परेचर पर, ये T1 और T2, ज्यादा पहले T1 और T2 टेम्परेचर कर्व किसके बीच में, वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी। मतलब क्या हुआ, एक ब्लैक बॉडी को हीटअप किया गया, एक बार T1 टेम्परेचर पर, एक बार T2 टेम्परेचर पर, और उससे जो रेडिएशंस एमिट होते हैं उनको ऑब्जर्व किया गया। ब्लैक बॉडी इसको इसलिए बोला जाता है कि इस पर किसी भी वेवलेंथ वाली लाइट गिरती तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब वापस एमिट करती तो ये हर एक वेवलेंथ वाली लाइट को एमिट भी करती है। ब्लैक होल की तरह भी बोल सकते हैं, बट ये एमिट भी करती। तो जब इससे एमिटेड रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर पर, तो T2 टेम्परेचर पर कम वेवलेंथ वाले रेडिएशंस की इंटेंसिटी बढ़ गई। वेवलेंथ कम मतलब एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम मतलब एनर्जी ज्यादा। तो हायर टेम्परेचर पर ऐसे रेडिएशंस का नंबर, इंटेंसिटी मतलब नंबर कह सकते हो, ऐसे रेडिएशंस का नंबर बढ़ गया जिनकी वेवलेंथ कम थी, मतलब उनकी एनर्जी ज्यादा थी। ये एक रिजल्ट है कि ये ग्राफ हमें ऑब्टेन होता है। अब देखो, डिटेल में ज्यादा नहीं जा सकते, ये कोई छोटी छोटी चीजें नहीं कि मैंने 2 मिनट में आपको समझा दूंगा कि देखो ऐसे हो रहा। अगर 2 मिनट में समझ में आ जाता तो इनको नोबेल प्राइजेस और नहीं मिलते। ये सारी चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जस्ट मैं एक ब्रीफ आपको आइडिया दे रहा हूं, हिस्ट्री का आइडिया दे रहा हूं। ऊपर ऊपर से हम सुपरफिशियल बातें करेंगे, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो अब हुआ क्या, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, और जब इस रिजल्ट को मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से समझाने की कोशिश की गई तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यहां पर फेल हो गई। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से ये रिजल्ट्स एक्सप्लेन ही नहीं हुए साहब। तो फिर प्लांक्स ने दिमाग लगाया और प्लांक्स ने इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया। प्लांक्स ने इन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन प्लांक्स ने जब इसको एक्सप्लेन किया ना, तो प्लांक्स ने जो कॉन्सेप्ट यूज किया वो मैक्सवेल की थ्योरी के जस्ट अपोजिट था। मैक्सवेल की थ्योरी के अपोजिट मतलब मैक्सवेल की थ्योरी कहती कि लाइट की वेव नेचर होती है, और प्लांक्स ने जब इसको एक्सप्लेन किया तो उसने मान लिया कि लाइट की वेव नहीं, पार्टिकल नेचर है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये बहुत अगेंस्ट स्टेटमेंट है, किसी के खिलाफ आप कह सकते हो। ये देना कोई आसान काम नहीं है। मतलब यूं कह दो, वही वाली बात है, जैसे बॉल्ट्जमैन ने सुसाइड किया था ना, उसी वाला केस है कि ऐसा नहीं कि हाँ कुछ भी बोल दो और जनता सुन लेगी। तो अब पहले तो ये समझते हैं कि मैक्स यानी प्लांक्स ने ऐसा क्या कहा वो देखना है। और एक और चीज की, जब प्लांक्स ने कहा तो वो लाइट की पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। तो एक इस वर्ड को भी समझते हैं कि व्हाट इज पार्टिकल नेचर, व्हाट इज पार्टिकल नेचर। तो यहां पर अब मैं आपको बताऊं पार्टिकल नेचर क्या होती। पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो जैसे मैं आपको पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं व्हाट इज पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल। पहले तो हम ये तो समझे कि पार्टिकल की पार्टिकल नेचर क्या होती है। जैसे अभी मैंने आपको वेव की वेव नेचर समझा दी। वेव की वेव नेचर क्या होती है, पहले ये समझ लेना वापस कि जो रिफ्लेक्शन शो करे, रिफ्रैक्शन शो करे, डायफ्रैक्शन शो करे, ये वेव नेचर है।
राइट। देखो कुछ वेव्स दिखती है लेकिन लाइट नहीं दिखती, लाइट नहीं दिखती। स्ट्रिंग वेव दिख जाएगी, साउंड वेव पार्ट सॉरी वाटर वेव्स दिख जाएगी, लेकिन ये नहीं दिखेगी। हाँ बट अब पार्टिकल की पार्टिकल नेचर क्या है, तो हम ये कहते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक डिस्क्रीट क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। जैसे डिस्क्रीट क्वांटिटी से मतलब हमें पता है कि हर एक सब्सटेंस जो होता है कंसिस्ट ऑफ एटम्स। या तो आप एक एटम ले सकते हो, या दो ले सकते हो, या तीन ले सकते हो, आधा एटम नहीं ले सकते ना। जैसे मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं, गोल्ड के एक एटम का मास होता है 197 AMU। अब अगर आप गोल्ड परचेज करोगे तो एक एटम, दो एटम, यानी 197 AMU, या इसका 2 टाइम्स, या इसका 3 टाइम्स, या 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, ऐसे ही खरीदो, ऐसे ही खरीद सकते हैं आपके पास। ठीक है, डिपेंड करता है आपके पास कितने रुपए हैं। आप चाहो तो आधा किलो, 1 किलो, 1 टन, 2 टन, जो भी आप खरीदना चाहो खरीद सकते हो। लेकिन आपके पास चाहे कितने भी रुपए हों, कितने भी रुपए हों, अगर मैं आपसे कहूं कि काम करो यार 250 AMU गोल्ड खरीद के दिखा दो, मुकेश अंबानी भी नहीं खरीद सकता भाई, इलॉन मस्क भी नहीं खरीद सकता। 250 पॉसिबल ही नहीं। या तो 197, या इसका डबल, या इसका 3 टाइम्स, या 4 टाइम्स, या 5 टाइम्स। यानी दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन। क्वांटिटी में ब्रेक कर दिया, तो एक एटम, या दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पांच एटम, छह एटम। दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी में ब्रेक कर दिया, एंड दिस इज नोन एज पार्टिकल नेचर। कि या तो एक एटम ले सकते हो, या दो एटम, या तीन एटम, या चार। हाँ, ये अलग बात है कि ये मास इतना कम है कि हमें ये समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि नहीं सर, मैं तो चाहूं जितना गोल्ड खरीद सकता हूं। क्योंकि आप जो गोल्ड खरीदते हो वो ग्राम, मिलीग्राम, मिलीग्राम में भी नहीं खरीदते, पता, ग्राम या इस तरह से 1 2 3 10 100 ग्राम्स, मिलीग्राम में भी नहीं खरीदते, तो उससे भी बहुत कम है। तो डेली लाइफ में हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती, डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये एएमयू तो जो है कन्वर्ट करोगे तो बहुत कम है, ये बहुत कम है। इसी लगता है कि नहीं सर, मैं तो 1 मिलीग्राम भी खरीद सकता हूँ, 2 मिलीग्राम भी खरीद सकता हूँ, 3 मिलीग्राम भी खरीद सकता हूँ। वैसे 1 मिलीग्राम भी बहुत छोटा है, लेकिन ये तो उससे भी बहुत कम है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इस स्केल पर जाओगे, इस स्केल पे जाओगे, तो आपको लिमिटेशन फील आएगी कि यार 250 AMU गोल्ड नहीं खरीद सकते। दैट इज पार्टिकल नेचर, दैट इज पार्टिकल नेचर। कि आप तो इतना खरीदना पड़ेगा, या इतना, या इतना, या इतना, या इतना, या इतना। तो अब प्लांक्स ने क्या कहा कि जो लाइट है वो भी पार्टिकल नेचर शो करती है। जैसे सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ एटम्स, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स या क्वांटा। लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन और क्वांटा। मतलब जो भी लाइट हमारे पास आ रही है, तो आप एक फोटोन एब्जॉर्व कर सकते हो, दो कर सकते हो, तीन कर सकते हो, आधा फोटोन एब्जॉर्व नहीं कर सकते, आधा फोटोन एमिट नहीं कर सकते। इससे कहा जाता क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट। यानी प्लांक्स ने लाइट का क्या कर दिया, क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट। और जैसे ये क्वांटाइजेशन किया, ये क्या शो करता है, पार्टिकल नेचर। क्योंकि जैसे एक एटम, दो एटम, एक फोटोन, दो फोटोन, ये प्लांक्स ने कह दिया, जो कि मैक्सवेल की थ्योरी के बिल्कुल अगेंस्ट। अभी तक हम सोच रहे थे कि लाइट आ रही, जितनी चाहे मैं ले सकता हूं यार, मेरी इच्छा है। 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल, 1.5 जूल, 1.6 जूल, 1.7 जूल। प्लांक्स कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मान लो एक फोटोन की एनर्जी अगर 2 जूल है, तो या तो 2 जूल एनर्जी एब्जॉर्व करनी होगी, या फिर 4 जूल, या 6 जूल, या 8 जूल, या 10 जूल, या 12 जूल, ऐसे ही होगा। दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये प्लांक्स का कहना है। अब आपको मैं पहले बताऊं इसके कहने से क्या फर्क पड़ा। आपको लग रहा है सर ठीक है कह दिया होगा, नहीं, ये बोलने से कहां प्रॉब्लम आती। ठीक है, वो जिस स्केल पर हमें वहां प्रॉब्लम नहीं फेस करते, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये स्टेटमेंट जो प्लांक्स दे रहा है, पता है उसका मतलब क्या है? कि मान लो आप एक कार चला रहे हो, तो आपको क्या लगता है, सर बोलो जिस स्पीड पे चला लूंगा, मेरी चलो 100 से ऊपर नहीं, लेकिन 50 पे भी चला लूंगा, 51 पे, 52, 53, 54 किलोमीटर पर आवर, 57 किलोमीटर पर आवर। ऐसा लगता है ठीक है सर, एक्सीलेटर दबाऊंगा, जिस स्पीड पे बोलो चला दूंगा। लेकिन ये तो बड़ी स्केल है,
इसको मैं थोड़ा सा छोटी स्केल पर लेके जाऊं तो आप यूं मान लो कि आपको लग रहा है कार की स्पीड ठीक है 50 भी हो सकती, 51 भी हो सकती है, बट प्लांक्स का ये कहना है कि कार की स्पीड या तो 50 होगी या 51 होगी या 52 होगी, 50.5 नहीं हो सकती। मतलब इस तरह से लिमिटेशन आ गया। आपको लगता है 50 से 50.5 हो सकती, तो प्लांक्स का कहना है 50 से 50.5 होगी, तो फिर 50.25 नहीं होगी। लिमिटेशन है। अगर आप चल रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आपकी काइनेटिक एनर्जी की कुछ फिक्स्ड वैल्यूज ही हो सकती है। आपकी काइनेटिक एनर्जी या तो एक्स होगी या 2x होगी या 3x होगी। ये अलग बात है कि वो एक्स इतना कम होता है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, इतना छोटा होता है कि हमें फर्क ही नहीं पड़ता, इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी यही वैल्यूज हो सकती है। दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ रही मेरी आपको, कि उसने एक लिमिटेशन डाल दी कि हर कोई वैल्यू नहीं हो सकती, जबकि अभी तक हम देख रहे थे कि एनर्जी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। बट प्लांक्स कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और उस प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब प्लांक्स ने खुद ये चीज बोली थी ना, प्लांक्स ने पता क्या बोला? प्लांक्स को अपनी थ्योरी पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। उसे लग रहा था कि यार तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा अगर ये स्टेटमेंट दिया। तो प्लांक्स ने इस स्टेटमेंट के साथ क्या बोला, देखो यार, टाइमिंग में ये बात कह रहा हूं, बता रहा हूं, जिस दिन कोई अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा तो इस कॉन्सेप्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन राइट नाउ इस तरह से सोचने से तो ये रिजल्ट एक्सप्लेन हो रहे हैं। तो प्लांक्स ने ये कहा कि जिस दिन कोई अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा उस दिन हमारी ये वाली थ्योरी हम रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए 1905 में आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया। और आइंस्टाइन ने कहा कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ही सही है। तो अब यह हो गया कि लाइट की पार्टिकल नेचर भी है, लेकिन लाइट जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन ये शो करती है, और ये सब पार्टिकल नेचर से नहीं एक्सप्लेन होते हैं, ये तो वेव नेचर से होते हैं। तो एट द एंड ये कह दिया गया कि लाइट की वेव नेचर भी होती है और लाइट की पार्टिकल नेचर भी होती है। यानी लाइट पजेस ड्वेल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। जब भी मैं ये सेंटेंस बोलता हूं ना, बहुतों को लगता है सर ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। पहले हम ये सोचते थे कि एक लाइट जो है वेव है, ऐसे ट्रेवल करती होगी स्ट्रेट लाइन में, या लाइट जो ऐसे ट्रेवल करती होगी सब वेव की फॉर्म में। फिर फोटॉन्स बोल दिए तो उन्हें ऐसा लगता है कि सर फोटॉन्स ऐसे मूव कर रहे होंगे ऊपर नीचे। भाई ऐसा नहीं है, पिक्चर नहीं बनाई, ये नहीं फोटॉन्स है जो ऐसे ऐसे मूव कर रहे होंगे। देखो सर, वेव नेचर भी हो गई और फोटोन भी हो गए, बात खत्म। ऐसा कुछ नहीं। आप उन फोटोन को नहीं देख सकते, फोटोन कैसे ट्रेवल कर रहे हैं नहीं पता, कुछ नहीं पता, पिक्चर नहीं बना सकते। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, पिक्चर नहीं बना सकते कि कैसे ट्रेवल कर रहे हैं। बस हाँ, यह है लाइट की वेव नेचर भी होती है। यस, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, लेकिन पिक्चर नहीं बना सकते। और प्लांक्स ने एक फॉर्मूला भी दे दिया कि एक फोटोन की एनर्जी जो होगी, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन इक्वल्स टू एच न्यू या एच सी बाय लेमडा, जहां पर न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी है या लेमडा उसकी वेवलेंथ। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये प्लांक्स कांस्टेंट सी की वैल्यू आप सबको पता ही है, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड वेवलेंथ। और आप सोचो, प्लांक्स ने ये फॉर्मूला आज के 100 सवा सौ साल पहले दिया था। आज भी वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। आप सोच सकते हो, आज भी वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। कोई चेंज नहीं हुआ, आज भी वही डेटा यूज कर रहे हैं। आप सोचो दुनिया कितनी डेवलप कर चुकी है, लेकिन उस टाइम पर एग्जैक्ट वैल्यू इन्होंने फाइंड आउट करी, जो आज भी हमें लग रहा है सही है, बिल्कुल सही। समझ में आया? तो प्लांक्स और एच को बोला जाता है प्लांक्स कांस्टेंट। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं?
एक फोटोन की एनर्जी। अब एक यूं सोचो कि एक बल्ब अगर एनर्जी एमिट कर रहा है तो बहुत सारे फोटोन्स एमिट कर रहा है, बहुत सारे फोटोन्स एमिट कर रहा है। आप उसमें से जितना चाहो उतना एब्जॉर्व कर सकते हो, आपकी इच्छा है। एनर्जी एमिट कर रहा है मतलब फोटोन्स एमिट कर रहा है, तो हम ये भी मानते हैं कि उसकी वेव नेचर भी है, हम ये भी मानते हैं कि उसकी पार्टिकल नेचर भी है। जब जिससे जो एक्सप्लेन हो जाए वो आप यूज कर सकते हो। यस, ये इस पूरे अभी तक की साइंस का ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। आज भी हम ये दो वर्ड्स को मैच नहीं करवा पाए। हमारे अकॉर्डिंग तो वेव नेचर अलग है, पार्टिकल नेचर अलग है। जो वेव नेचर शो करता है वो पार्टिकल नहीं करना चाहिए, जो पार्टिकल करता है वो वेव नहीं करना चाहिए, बट लाइट शोज दी ड्यूअल नेचर। तो ये क्या है वो नहीं पता, बट जब जिससे जो चीज एक्सप्लेन हो जाती है हम उससे कर देते हैं। हमें लगता है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रहा है तो हम वहां पर पार्टिकल नेचर यूज कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहा है तो हम वहां पर वेव नेचर यूज कर लेते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो ये तो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये फॉर्मूला याद रखना। थोड़ी सी बातें मैंने की, ड्वेल नेचर क्या होती है, पार्टिकल नेचर क्या होती है, वेव नेचर क्या होती है, क्योंकि ये वर्ड्स इस चैप्टर में थ्रू आउट यूज होते रहते हैं। तो थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की है। वेव नेचर ऑफ लाइट और पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल ये होता क्या, ये वर्ड्स बहुत कॉमनली पिक्चर में आते हैं, बोले जाते हैं, तो इनका थोड़ा मतलब मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की। अब इन पर कुछ क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। ए बल्ब ऑफ 60 watt capacity emits light of wavelength 6620 angstrom only. Find the number of photons emitted per second. बताइए क्या आंसर आएगा? आगे आएगा बेटा, पार्टिकल की भी ड्वेल नेचर है वो भी आगे आएगा। अभी तो हमने लाइट की ड्वेल नेचर की बात की है, आगे हम देखेंगे कि पार्टिकल की भी ड्वेल नेचर होती है। बताइए, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, बस 33। किसी का आंसर 10⁻30 आ रहा है, किसी का आंसर 30 आ रहा है। क्या डिफरेंस है भाई? 10⁻20, 10⁻30, 10⁻−16। इतना अच्छा डेटा दे रहा हूं जिसकी वाट लगा रहे हो तुम लोग। सबसे पहले तो वॉट का मतलब क्या होता है? 60 वॉट का मतलब पता है? 60 जूल पर सेकेंड। यानी एक बल्ब पर सेकंड कितनी एनर्जी एमिट कर रहा है? 60 जूल, राइट? पावर जिसे आप कहते हो। अब यहां पर
एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी, तो एच सी बाय लेमडा। एच की वैल्यू क्या है 6.62 इंटू 10⁻⁻34, सी 3 × 10⁸, 6620 एंगस्ट्रॉम -10। सब कुछ ऐसा यूनिट में पुट हो रहा है, सब कुछ ऐसा यूनिट में पुट हो रहा है। तो इसको मैं 6.62 कर दूं तो ये यहां पर क्या हो जाएगा 10⁻⁻7। ये इससे कैंसिल 15, तो ये ऊपर गया तो 15, 15 3 × 10⁻⁻19 जूल। ये एक फोटोन की क्या हो गई एनर्जी, ये एक फोटोन की हो गई एनर्जी। तो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने एमिट होंगे, तो एक सेकंड में टोटल कितनी एनर्जी एमिट हो रही 60 जूल, और एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, तो इतनी एनर्जी एमिट करने के लिए कितने फोटोन्स एमिट करने होंगे 3 × 10⁻⁻19। तो ये 2 × 10⁻20 आया साहब। बताइए क्या आप कैलकुलेशन कर रहे हो, क्या चल रहा है। आर्या कह रहा है सर 1+1 भी पूछोगे ना तब भी बहुत सारे आंसर आएंगे। हम्म, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। हाँ, फर्दर यहां पर एक चीज मैं बता देता हूं। वैसे ये जो H और C है ये दोनों ही कांस्टेंट है, तो आप चाहो तो इसको H और C की वैल्यू को ऐसे भी याद रख सकते हो 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है बट नियर बाय ये वैल्यू कभी बहुत जगह हम यूज करेंगे। H और C को लिख दिया 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर ये वेवलेंथ जो पुट होगी वो नैनोमीटर में ही पुट होगी, और जब नैनोमीटर में पुट करोगे तो फिर एनर्जी किस में आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान रखना ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा और आप ये यूज कर रहे हो, अगर ऑप्शन दूर दूर है तभी यूज करो। न्यूमेरिकल वाले इंटीजर वाले क्वेश्चन में नहीं यूज करोगे, आंसर गलत हो सकता है, या तो क्वेश्चन में दे रखा है तभी करना। समझ में आ गई मेरी बात। ये सब लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल का कन्वर्जन बेटा, हाँ सब लिखा हुआ है किसका क्या कन्वर्जन है। अब ये थोड़ा सा याद रखो और इससे ज्यादा कुछ नहीं इसमें। तो ये तो बात होगी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की, कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है। अब हेडिंग डाल दीजिए आप बोहर मॉडल। बोहर, इसको हम ऐसे कहते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। तो बोहर ने क्या कहा, बोहर की थ्योरी क्या है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ a nucleus where all the protons and neutrons are present. Second one, out of infinite number of circular orbits around the nucleus, electrons revolve in only those orbits
whose angular momentum is integral multiple of h अपॉन 2 पाई। मतलब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr। तो प्लांक बोहर ने क्या कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब या तो ये एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई होगा, या 2h अपॉन 2 पाई होगा, या 3h अपॉन 2 पाई होगा। फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसे क्या कहा जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को बोहर ने क्वांटाइज कर दिया, जैसे प्लैंक्स ने लाइट को क्वांटाइज किया, यहां पर बोहर ने एंगुलर मोमेंटम को भी क्वांटाइज कर दिया। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, या तो एंगुलर मोमेंटम की इतनी वैल्यू हो सकती है, या एंगुलर मोमेंटम की ये वैल्यू हो सकती। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल, इसको बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल भी बोला जाता है। तो ये एक इक्वेशन है जहां पर है क्या क्या, ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और n की वैल्यू 1 2 3 4। आगे चल के इसी n को हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, कि n की वैल्यू तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, n इक्वल्स टू 1। तो ये शेल्स को रिप्रेजेंट करता है। n अगर 1 है तो k शेल, 2 है तो l, फिर m, इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यहां पर यूज करते हैं। और ऐसे ऑर्बिट्स को जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होती है, ऐसे ऑर्बिट्स को हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होगी, तो दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड, दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर पाथ में रिवेल कर रहा है, कोई भी पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर पाथ में रिवेल करता है, तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा, तो न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो द सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by electrostatic force, electrostatic force between electron and nucleus, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। और यहां पर हम मान रहे हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। न्यूक्लियस जो है उस पर चार्ज Ze, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन चार्ज तो उतना ही होता है, बट मान लेते हैं न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन है। Z यहां पर एटॉमिक नंबर हो गया, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो Ze चार्ज न्यूक्लियस पर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना E, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, दोनों के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, रेडियस जो भी है यहां पर दैट इज R। तो K न्यूक्लियस पर चार्ज Ze, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E इक्वल्स टू R स्क्वायर। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन R। तो ये हमारे पास ही कह सकते हो एक और फॉर्मूला यहां पर आ गया, एक और फॉर्मूला यहां पर आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन R। ये हो सकता है फिजिक्स में भी आपने कर लिया हो,
ठीक है, कोई बात नहीं, वापस हम कर रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देन फोर्थ पॉइंट, अभी हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे। जैसे जैसे आप दूर जाते हो न्यूक्लियस से, इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होती है वो बढ़ती जाती है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स increases, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीजेस। और जैसे सबको थोड़ा बहुत आइडिया है ही है, अगर n की वैल्यू 1 हो तो k, 2 है तो l, 3 है तो m, 4 है तो n। ये n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, तो हिसाब k, l, m, n। राइट। As we move away from the nucleus, energy of orbits increases। लिख लिया। हाँ, लेकिन अब बोहर ने क्या कहा कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तब तक वो ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा। वैसे ये स्टेटमेंट इतना सही नहीं है। एज पर मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एनर्जी एमिट करना चाहिए। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है। बोहर ने उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। बोहर ने कहा बस नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा नहीं पता। मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग करना चाहिए, बट बोहर कहता है कि वो नहीं करेगा। तो यहां पर 5th पॉइंट, so far here an electron does not emit or absorb energy while revolving in an stationary orbit. An electron emits or absorbs energy only when it jumps from one stationary orbit to other। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कब करेगा? जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएंगे। एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा, मतलब एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में जाएगा। इन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोल सकते हो, आप चाहो तो इन्हें एनर्जी लेवल भी बोल सकते हो। लेकिन यहां पर बोहर ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, और वो ये कहा कि ओनली 1 फोटोन इज एसोसिएटेड विथ 1 जंप। क्या मतलब हुआ इसका, पहले वो समझाता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि लेट से ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, के एल एम कुछ भी मान लो। अभी आसान बनाने के लिए मैं मान लेता हूं कि इसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट लेवल में है और उसको फर्स्ट से सेकंड में जाना है, तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि सेकंड की ज्यादा है। बट कितनी एनर्जी चाहिए उसको? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोहर का कहना है कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक सिंगल फोटोन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर मेरे पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 है, उससे काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा।
एग्जैक्टली 3 का होना चाहिए, ना तो उससे कम ना उससे ज्यादा, तभी वो इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। या तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो या फिर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो। 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो तो 1 से 3 में चला जाएगा। अब आप कहते हो नहीं सर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो ये इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रॉन या तो 3 वाले को एब्जॉर्ब करेगा या 8 वाले को एब्जॉर्ब करेगा। आप कहते हो 4 वाला तो नहीं करेगा, या 8 चाहिए तो 2 4 4 वाले नहीं। इसको मैं ऐसे बोलता हूं, 1 जंप 1 फोटोन पॉलिसी है ये। 1 जंप 1 फोटोन पॉलिसी, एक जंप के साथ एक फोटोन, 2 फोटोन नहीं होंगे। इनफैक्ट अगर वो हायर से लोअर में भी आ रहा है, हायर से लोअर में भी आ रहा है, जैसे थर्ड से वापस 1 में आ रहा है, डायरेक्ट थर्ड से 1 में आ रहा है, तो एक सिंगल फोटोन एमिट होगा 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। हाँ, अगर वो थर्ड से सेकंड में आ रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एमिट कर देगा। बट ऐसा नहीं कि थर्ड से सेकंड में आ रहा तो 2 का एक और 3 का एक, नहीं, एक जंप एक फोटोन, एक जंप एक फोटोन, ये रूल फॉलो होगा। बात समझ में आई मेरी? ये मेरी मेरी बात समझ में आ रही? बट या तो पूरा फोटोन एमिट होगा या पूरा एब्जॉर्ब, और एक बार में एक ही, क्योंकि 2 फोटोन एक साथ टकराए इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए एक बार में एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा या एक ही फोटोन एमिट करेगा। समझ में आ गई बात? कुछ हाँ ना लिख दो यार, बड़े कम कमेंट लिख रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? हम्म। बहुत ध्यान से सुन रहे हो। और कह सकते हो कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर से लोअर में जाएगा, तो जितना इन एनर्जी लेवल्स का एनर्जी का डिफरेंस है, उतनी एनर्जी का फोटोन या तो वो एमिट करेगा या उतनी एनर्जी का फोटोन वो एब्सॉर्ब करेगा। लोअर से हायर में जा रहा है तो इतनी एनर्जी वाला फोटोन एब्सॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर में जा रहा है तो इतनी एनर्जी वाला फोटोन वो एमिट करेगा। तो यहां से अभी हम एनर्जी भी बता सकते हैं, फोटोन की एनर्जी क्या होगी जो वो एमिट करेगा या एब्सॉर्ब करेगा, वो भी बता सकते हैं। अब चलिए कैलकुलेशन वाले पार्ट पर आते हैं। ये तो बोहर्स के स्टेटमेंट थे, बोहर्स के स्टेटमेंट थे। नितेश, ये कहा अगेंस्ट क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट आ गया बेटा? कहीं क्वांटाइजेशन अगेंस्ट कुछ भी नहीं हुआ है, वही चीज हो रही है और क्वांटाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, और क्वांटाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है जो ये हम बोल रहे हैं ना। तो अब यहां पर हमारे पास 2 इक्वेशंस है, एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों में अगर वेरिएबल्स हम देखें तो एक तो हमें आर निकालना है कि किस रेडियस में होगा, और एक वी निकालना है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं इस वी की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं। तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम अपॉन आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इस आर की वैल्यू निकालनी है, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम। ये आर की वैल्यू आ गई, जिसमें एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन प्रोटॉन कह सकते हो, के कांस्टेंट है जो आप सबको पता है। तो यहां पर अगर इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दी जाए तो ये आ जाता है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। हाँ, ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये सारी बातें हम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए कर रहे हैं। ऐसे एटम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तो बहुतों को लगता है सर ये तो फिर हाइड्रोजन ही होगा। भाई हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम प्लस भी हो सकता है, लिथियम प्लस 2 भी हो सकता है, क्योंकि उनमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है।
तो हाँ, लेकिन उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन वेरी कर सकते हैं, किसी में एक प्रोटॉन, किसी में दो, किसी में तीन। तो इन्हें बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसी। हाइड्रोजन लाइक स्पीसी आप कह सकते हो। तो यहां पर ये फॉर्मूले हमारे पास आ गए। देखिए दोनों ही याद होने चाहिए, ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला भी, क्योंकि मेजर क्वेश्चन तो ये आते हैं कि n बढ़ने पर क्या होगा r की वैल्यू, z बढ़ने पर r की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान रखना ये n क्या है, एनर्जी लेवल्स, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है रेडियस भी बढ़ती जा रही है, बट वो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां से r की वैल्यू पता चल गई तो अब आप v की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r का, यहां से r की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, तो 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम, इधर क्या है एन एच अपॉन 2 पाई, तो एम से एम कैंसिल, तो v इक्वल्स टू आ जाता है 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। और यहां पर भी सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2.188 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन, जेड बाई एन, और ये आता है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। अच्छी खासी स्पीड कह सकते हो इलेक्ट्रॉन की इन ऑर्बिट्स में 10⁻6 की रेंज में होती है। वैसे स्पीड ऑफ लाइट से कम है, बट इलेक्ट्रॉन की स्पीड अच्छी खासी है। यहां पर भी दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्यों दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, उसका एक लॉजिक यहां पर दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन इन पर भी बन सकते हैं, इस पर भी बन सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाए, इफ मास of an electron is, mass of an electron is atom is double of that of तो अब आपको एक्सप्रेशन लिखना है, राइट एक्सप्रेशंस ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। क्या होगा अब, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा, यही होगा 2.188 इंटू 10⁻Z/n, या ये बढ़ जाएगा, चेंज हो, क्या होगा, क्या आंसर वही रहेगा, चेंज हो जाएगा, मतलब वैल्यूज बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये बताना आपको। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या इसमें m की कोई टर्म है। तो v का एक्सप्रेशन तो अभी भी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा किसने, हाँ नितेश ने सही कहा, 10⁻6 Z/n, क्योंकि इसमें m की कोई टर्म ही नहीं है, m की कोई टर्म। बट रेडियस वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें m डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अब ये वैल्यू जो है वो डबल, मतलब m डबल हो जाएगा, तो ये वैल्यू जो है 1/2। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मास बदल दिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन डबल कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज डबल करोगे तो उसमें यहाँ स्क्वायर आ रहा है, यहाँ स्क्वायर ऊपर आ रहा है, यहाँ स्क्वायर नीचे आ रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। देन यहीं पर रेडियस वेलोसिटी वाली बात हो गई। हर्ष कह रहा वीआईटी के फॉर्म में पेमेंट फेल हो गया, तो बेटा कस्टमर केयर पे बात करो, वहीं पे वीआईटी का जो कस्टमर केयर है यार, और तो क्या सॉल्यूशन है। जैसे प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आ जाएंगे पैसे, ऐसा कहीं नहीं जाएंगे, डोंट वरी। वो 1-2 दिन बाद या तो अकाउंट में आ जाएंगे या वो। तो रेडियस वेलोसिटी, देन अभी हम ऑर्बिट पैरामीटर्स डिराइव करेंगे, बट जैसे यहीं पर एक टर्म और यूज होती है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है,
टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड एक राउंड कंप्लीट करना है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, 2πr। कितनी स्पीड से, v। तो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम पीरियड। यहां पर r और v का फॉर्मूला पुट कर दो, बट पूरा नहीं पुट करना है, मेनली n और z वाला चाहिए। तो r जो होता है वो n² / z के प्रोपोर्शनल, v जो होता है वो z/n के प्रोपोर्शनल। तो यहां से t जो है वो क्या हो जाएगा, n³ z² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी तरह से एक और टर्म आती है फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी अलग है, ध्यान रखना, ये न्यू नहीं है, लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, मतलब एक सेकंड में कितने राउंड्स होंगे भाई। एक सेकंड, ये t क्या है, एक राउंड को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा। तो t सेकंड में एक राउंड हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितने राउंड होंगे, t सेकंड में एक राउंड, तो 1 सेकंड में 1/t राउंड। उल्टा हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू z²/n³। चलिए इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। होमवर्क अभी मैं इससे नहीं दे रहा हूं, जेई मेंस लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन की जेई मेंस में से आपको करना है 1 से लेके 20 तक, हो जाएगा। लिक्विड सॉल्यूशन जेई मेंस 1 से लेके 20। तुषार बेटा, मेंस वालों ने गैसेस स्टेट हटा दिया है, मेंस के सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रो का बहुत हो गया रौनक, अभी अब इसका करते हैं। कोई बात नहीं बेटा, 1 से 20 कर लो, बहुत हो उतना। अब अभी इस पर आ जाओ, मुझे पता है क्या बचा हुआ, लेकिन सब तो नहीं दे सकता ना, अभी दे दूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जेई मेंस लिक्विड सॉल्यूशन, बाकी जितना चाहो एक्स्ट्रा आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ज्यादा करना चाहे वो कर सकता है, बट ये तो करना ही है, ये तो करना ही। उसके अलावा बाकी जो करना चाहे या इसकी, ठीक है ना। बाय बाय।